दोस्तों, आपको पता है कि प्रॉपर्टी के खरीद बेच में आप कितना कैश लेन देन कर सकते हो, या प्रॉपर्टी ही वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोग कैश की लेन देन के बारे में बात करते हैं। क्या है एक्ट 269 SS, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम एडवोकेट राजेश मिश्रा है और मैं आप सबके लिए एक नया एडिशन लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते वक्त आप कितना कैश उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कैश जो है वो लेन देन बिल्कुल बंद है। नंबर 1, गवर्नमेंट की तरफ से कैश का लेन देन बिल्कुल बंद है, लेकिन इसी के साथ जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो उसके मार्केट रेट और सर्कल रेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो एक तरफ से तो गवर्नमेंट ने कैश का लेन देन बंद कर रखा है, दूसरे तरफ से गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है मार्केट रेट और सर्कल रेट को में डिफरेंस क्रिएट करके कि उसमें कैश का लेन देन हो। ये क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपका कोई फ्लैट है जिसकी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन जब आप उसको रजिस्ट्री करवाने तहसील में जाते हैं स्टैंप ड्यूटी परचेज करने के लिए, तो वहां पे एक मिनिमम सर्कल रेट डिफाइन किया जाता है, वो मान लीजिए 50 लाख रुपए है। तो आपको जो स्टैंप ड्यूटी है वो 50 लाख के हिसाब से देना पड़ता है, यानी ऊपर का जो पैसा है वो लोग कैश में लेन देन कर लेते हैं। जितने का स्टैंप ड्यूटी बन रहा होता है, जितने का स्टैंप पेपर बन रहा होता है, उस प्राइस को हम सर्कल रेट कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन होता है। ये हर राज्य में अलग अलग होता है, हर राज्य के अलावा हर शहर में भी अलग अलग होता है, हर शहर के अलावा हर लोकेशन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा तो रजौरी गार्डन का सर्कल रेट अलग है, लाजपत नगर का अलग है और ट्रांस यमुना का सर्कल रेट अलग है। सो अलग अलग सर्कल रेट होने के वजह से यहाँ पे कैश की कंजम्पशन होती है। अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर सपोज कि जहां पे आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं और वो सर्कल रेट पे ही आप उसको रजिस्ट्री करवा सक रहे हैं, तो उसमें कितना कैश का कंजम्पशन हो सकता है। 2015 जून में एक एक्ट आया था, 1 जून, वो था 269 SS। अकॉर्डिंग टू 269 SS आप कैश का सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का लेन देन कर सकते हैं, जो कि आपके रजिस्ट्री में चढ़ा होगा। इससे अधिक अमाउंट का आप कैश में लेन देन नहीं कर सकते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इससे अधिक कैश लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे थे और आपने बायर से 5 लाख रुपए का कैश लिया है और 95 लाख रुपए का आपने चेक लिया है, तो उस 5 लाख रुपए पे आपको 100% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 271। सो ये आपको अगर रजिस्ट्री में वो मेंशन है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्प्टेड है कि जहां पे आप रजिस्ट्री के समय में कैश लेन देन कर सकते हो। वो सिर्फ एक सर्कमस्टेंसेस है जहां पे कि आप अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो, सो जो सेलर है वो एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहा है और जो बायर है वो एग्रीकल्चर लैंड को बाय कर रहा है, उसमें कैश का ट्रांजैक्शन हो सकता है। उसमें भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से ही आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको 10 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लैंड खरीदना था और कृषि के अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो वो ओके है। लेकिन अगर कृषि के अलावा आपके पास कोई मान लीजिए एक छोटा सा दुकान है या कोई और भी चीज है, या पार्ट टाइम आप LIC के एजेंट हो, वहां से अगर आपकी इनकम आ रही है, आपका पैन कार्ड बना हुआ है, तो वो उस केस में वहां पे वैलिड ना हो पाएगा। इसके अलावा अगर आप कैश का लेन देन तभी कर सकते हो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और अगर आप उसको शो कर सकते हो कि किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपने बेची है, जहां पे कि आपको पैसे की आवश्यकता
कैश में थी तो वो ओके है। हालांकि जितने भी रजिस्ट्री होती हैं सब डिविजनल ऑफिस में, वहां पे अगर कैश का अमाउंट कोई भी नोटेड है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट की जाती है और लोगों पे नोटिस आते हैं। कई लोगों को नोटिस ऑलरेडी आ भी चुके हैं। सो बेसिकली आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो कैश का कोई भी लेन देन अलाउड नहीं है। उस पेपर पे कैश का कोई लेन देन नहीं हो सकता। 20,000 से ऊपर, 19,999 से ऊपर वो हो नहीं सकता। यानी कि जो सर्कल रेट डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस सर्कल रेट पे आपको कोई भी कैश का लेन देन नहीं करना है। हाँ, सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच में जो गैप है वो आपके और बायर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे सेटल करते हो। तो अगर आप रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं, किसी भी एरिया में रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं जहां पे कि सर्कल रेट डिफाइन है, तो उस सर्कल रेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं या हरियाणा की बात करता हूं या यूपी की बात करता हूं, तो यहाँ पे सर्कल रेट डिफाइन है। अगर कोई महिला अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा रही है तो 5% का स्टैंप ड्यूटी उसको देना पड़ता है। और जितने की प्रॉपर्टी हो, फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो 1 करोड़ पे उसको 5 लाख रुपए का स्टैंप परचेज करना होता है। अगर दोनों ज्वाइंट में करवा रहे हैं तो 6% का यानी 6 लाख रुपए का स्टैंप खरीदना है। और अगर वो किसी पुरुष के नाम से वो रजिस्ट्री हो रही है तो 7% का उसको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। जो डॉक्यूमेंट राइटर है वो आपसे नॉमिनल फीस ले सकता है, इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। सो कुल मिला के अगर आपकी एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है और अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो प्रॉपर्टी में कोई भी कैश लेन देन अलाउड नहीं है। तो इस चीजों से आप सावधान रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।